दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। देखिए आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आईआरएफसी के अंदर बिजनेस काफ़ी अच्छा हो रहा है, कंपनी के रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आईआरएफसी के जो शेयर प्राइस है उसके अंदर हमें ग्रोथ यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, 1 महीने के अंदर 2% गिरावट, 6 महीने के अंदर कंसोलिडेशन मोड में, 1 साल में लगभग 19.5% आपको गिरता हुआ देखने को मिला। पिछले 5 सालों में 400% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंपनी के सीएमडी उनने क्या यहाँ पर इसके ऊपर बयान दिया है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। चलिए दोस्तों सीएमडी का यहाँ पर बयान सुनते हैं। आईआरएफसी एम कर रहा है कि एक स्टेडी डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ अंडर न्यू 2.0 स्ट्रेटेजी, यानी कोई नई स्ट्रेटेजी आईआरएफसी ने बनाई है आफ्टर द Q2 रिजल्ट, यानी Q2 रिजल्ट अनाउंस करने के बाद कंपनी ने इसको नाम दिया है न्यू 2.0 स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो मनोज कुमार दुबे जो कि कंपनी के सीएमडी हैं आईआरएफसी के, इन्होंने कहा कि नई जो आईआरएफसी की 2.0 की स्ट्रेटेजी है उसमें यहाँ पर हम ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसिंग को तो हम फाइनेंस करेंगे, लेकिन प्लान ये है कि ज़्यादा फोकस हम करेंगे प्रोजेक्ट्स जो लिंक रहेंगे रेलवे इकोसिस्टम से, जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई, जो आईआरएफसी को अलाउ करेगा, यानी आईआरएफसी को मदद करेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखे, जिसमें यहाँ पर जो रिस्क है वो लो रहेगा। सरकार का बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट रहेगा इस पूरे मॉडल को। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों शुरू हो चुकी है। ये स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप देखोगे आईआरएफसी ने ऑलरेडी सैंक्शन किया है 45,000 करोड़, वो भी पहले हाफ में फाइनेंशियल ईयर 26 के, जो कि आईआरएफसी का जो एनुअल गाइडेंस है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। डिसबर्समेंट की बात करूं, यानी डिसबर्समेंट की बात करूं, जो टारगेट है वो 30,000 करोड़ का है, जो कि यहाँ पर सरपास हो जाएगा। यानी इससे ज़्यादा पैसा आईआरएफसी रेलवे इकोसिस्टम कंपनीज जैसे दोस्तों पोर्ट कनेक्टिविटी कंपनीज, पावर सप्लाई, इन सभी को फाइनेंस करने के लिए आईआरएफसी 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा उनको डिसबर्समेंट कर देगा फाइनेंशियल ईयर 26 खत्म होने से पहले पहले। सो आईआरएफसी की जो स्ट्रेटेजी है ना वो इस तरीके से है कि हम यहाँ पर रेलवे इकोसिस्टम को फाइनेंस करेंगे। पहले आईआरएफसी क्या करता था, सिर्फ हार्ड कोर रेलवे कंपनीज को फाइनेंस करता था जो कि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे आरवीएनएल को फाइनेंस कर दिया, आरवीएनएल का कोई प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस कर दिया, जहां पर आरवीएनएल भी एक सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी यहां पर उनको जो इंटरेस्ट है, जो पैसा है वो कम देगी। लेकिन अगर रेलवे इकोसिस्टम को देखा जाए जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, तो उनको अगर आईआरएफसी फाइनेंस करता है तो वहां से जो मार्जिन है वो बेटर मिलेंगे, उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। पैसा ज़्यादा मिलेगा तो ग्रोथ आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगी, और वही चीज़ आईआरएफसी कर रहा है। इसी वजह से अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट के अंदर, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप कंपनी के देखोगे तो वहाँ पर एक स्टडी ग्रोथ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली आएंगे आईआरएफसी के स्क्रीनर के ऊपर, देख भी लेते हैं कि आपको यहाँ पर कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक स्टेडी ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टर्स के अंदर। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए, सेल्स देखिए, मार्च 2025 के बाद कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे 6,723 करोड़, 6,915 करोड़, 6,372 करोड़, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल्स में कोई स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिला ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में आओगे, नेट प्रॉफिट आप देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे पहले था 1700, 1500, 1600 करोड़, 1600 करोड़, 1600 करोड़, अभी 1746 करोड़, 1777 करोड़। ग्रोथ कितना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है, जो पहले 1%, 4%, 2%, -2% का ग्रोथ था, वो 11% पे जंप कर चुका है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ, इसको कहते हैं डबल डिजिट ग्रोथ। 11%, 10% का ग्रोथ, जो पहले कभी कभार 34% का ग्रोथ था, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था, -2%, -10%, -6%। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का पहले डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नया 2.0 स्ट्रेटेजी कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है, और इस वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ,
तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 29 पैसे, 1 रुपये 34 पैसे, 1 रुपये 36 पैसे। सो आप देख सकते हो कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये नया स्ट्रेटेजी है जिससे IRFC ने इंप्लीमेंट किया है और उनको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिला है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि कंपनी का जो फोकस है वो अपनी मार्जिन्स को इंप्रूव करने का है। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि कंपनी अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंप्रूव करना चाहती है। नए प्रोजेक्ट से दोस्तों कंपनी को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। उसके साथ IRFC का एम है कि वो डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ हर क्वार्टर में करे, कंसिस्टेंट परफॉर्म करे, वो भी आने वाले 5 सालों के लिए। तो IRFC थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा है। इंडियन रेलवेज हमेशा उनके लिए एक की क्लाइंट रहेगा। IRFC का ग्रोथ जो है वो बढ़ते जाएगा क्योंकि रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर से डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया IRFC ने और पूरे इकोसिस्टम को फाइनेंस करने को डिसाइड किया, जो कि गलत भी नहीं है। कानून की नज़र में वो गलत नहीं है। IRFC को बनाया गया था रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए, लेकिन उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सिर्फ कोर रेलवे कंपनीज को फाइनेंस कर सकते हो, आप पूरे इकोसिस्टम को फाइनेंस कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। उसके साथ अगर आप देखोगे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने जीरो रिस्क प्री पेमेंट्स के ऊपर। यानी बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो प्रीपे कर देते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू ग्रो करेंगे स्टेडीली। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करके रखा है कि कंपनी के एसेट को भी ग्रोथ करना है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना है और उसमें भी ग्रोथ चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी खबर है IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए कि मैनेजमेंट जब इतना मजबूत होता है ना, मैनेजमेंट जब इतनी सारी चीज़ें अपने शेयर होल्डर्स को बता रहा है तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आपको अच्छा लगा ये रिपोर्ट तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। वैसे हमने ये रिपोर्ट CNBC TV 18 से देखा है, तो यहाँ पर भी जाकर आप ये सारे रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो। अब दोस्तों एक और चीज़ हो रही है सितंबर 2025 के अंदर ना, जो कि Q3 की शुरुआत है। Q3 के अंदर ना काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन इन्वेस्को इंडिया, इन्होंने 38 करोड़ रुपए निवेश किए। 100% यहाँ पर एंट्री मारी। पहले इनके पास एक भी शेयर नहीं था। उसके बाद टाटा का फंड है दोस्तों, उसने 13 करोड़ 28 लाख रुपए निवेश किए, लगभग एंट्री मारी है। कोटक ने दोस्तों यहाँ पर 200% अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया IRFC को ऐड करके, लगभग 17.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद UTI अगर आप देखोगे 7.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, माफ करना 7.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे आदित्य बिरला सन लाइफ 2 करोड़ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सेलिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको। सेलिंग कितना देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो सेलिंग अगर आप देखोगे एग्जिट किसने मारा है अभी तक दोस्तों, एग्जिट का डेटा तो किसी ने यहाँ पर शो किया नहीं है। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने एग्जिट किया हो IRFC से। हाँ, थोड़ा बहुत बेचा है, जैसे 30% आदित्य ने बेचा है, आदित्य BSL निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने बेचा, ये थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लोग। बट सेलिंग का इतना बड़ा डेटा कोई अभी तक सितंबर में देखने को नहीं मिला है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा IRFC का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।